हेलो। गुड इवनिंग। तो कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड लेक्चर। इससे पहले हमारा पहला वाले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो देख लेते क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक। उसके बाद फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो टारगेट था उस दिन, टारगेट में हमने ये सब चीज़ें क्लियर कर लिया था। इंट्रोडक्शन हो गया था हमारा, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ फोर्स हो गया था, इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स में हमारा कुछ बाकी रह गया था। तो आज हम उसको देखेंगे, फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया को, और फिर उसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो, इससे पहले हमने पढ़ लिया था टाइप ऑफ फोर्सेस, जिसमें हमने देखा था कि दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक होता है कांटेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स का डेफिनेशन हमने देख लिया था, कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या चीज़ें होता है वो देख लिया था, और कितने टाइप के कांटेक्ट फोर्सेस हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा कांटेक्ट फोर्स का पहला जो टाइप है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ये हमारा कांटेक्ट फोर्स होता है। वहाँ मैंने एग्जांपल में भी लिखवाया था तुम लोगों को, फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है। कहोगे सर कि ये कांटेक्ट फोर्स कैसे हो गया? क्योंकि देखो, जब भी फ्रिक्शन लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में, हम क्या देखते हैं, वो टच में रहता है तभी होता है। जैसे हम अगर अपने हाथों को रब करें, रब करने से क्या होगा, ये इसको टच होना पड़ेगा, और टच जब होगा तभी तो क्या होगा, हमारे हाथों के बीच में फ्रिक्शन पैदा होगा, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर ये टच ना हो तो क्या कभी फ्रिक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है। हम जब चल रहे होते हैं तो हमारे अर्थ और पैर के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। अगर वो फ्रिक्शन नहीं लगे तो क्या हम चल पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, हम हवा में तो नहीं चल पाएंगे ना। तो फ्रिक्शन लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट करना पड़ता है। इसीलिए फ्रिक्शन क्या होता है, अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ठीक है। जैसे देखो, ये बालक अभी इस पे जो चल रहा है, ये कैसे पॉसिबल, कैसे कि ये इस पे चल पा रहा है? फ्रिक्शन है। कहोगे हाँ सर, इसके पैर और इस पार्ट के सरफेस पे फ्रिक्शन है, तभी यहाँ पर ये क्या है, होल्ड करके रखा है। अगर ये फ्रिक्शन लेस होता तो ये इसका पैर क्या होता, कभी टिक पाता यहाँ पे? नहीं टिक पाता, ये गिर जाता। ठीक। और उसके बाद देखो, फ्रिक्शन फोर्स कैसे अप्लाई होता है वो भी देख लेते हैं, किस तरह से फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये इस सरफेस पे रखा हुआ है, ये इस सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक हो गया। अब इस पे कैसे होगा, अब फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, इसकी बात करते हैं। अब देखो, अगर ये सिर्फ स्टे है, इस पर रखा हुआ है चीजें, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे रखा हुआ है ना, ये क्या है, सरफेस है। ये सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट पर अगर हमने मान लो कोई फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो क्या होगा, ये रेस्ट में अगर है तो मोशन में आने की कोशिश करेगा, तब भी फ्रिक्शन लगेगा। या फिर रेस्ट में है तब भी इस पर फ्रिक्शन लग रहा होता है। ठीक है। जैसे देखो, अगर हमने मान लिया कि फोर्स लगाया इधर की साइड, अगर एफ फोर्स हमने इधर की साइड लगा दी, ठीक है, अब ये बॉडी का मूवमेंट किधर की तरफ होने की टेंडेंसी किधर होगा, मूवमेंट का टेंडेंसी किधर की तरफ होगा, भाई इधर की तरफ होगा। तो क्या ये सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस नहीं है, फ्रिक्शनल सरफेस है, तो क्या ये बॉडी के मूवमेंट को अपोज करेगा? जी, जरूर करेगा ये अपोज। तो किधर की तरफ, फोर्स तो इधर हम लगा रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स किधर अपनी फोर्स लगा के इसके मोशन को अपोज करेगा? कहोगे सर इसके पीछे डायरेक्शन में, इधर की तरफ जब फोर्स लगेगा तब जाके क्या होगा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इसके मोशन को अपोज करेगा।
ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस बॉडी के मोशन को अपोज करेगा, ये चाहेगा इसको मोशन में लाना, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है क्या कहेगा, भाई ये रेस्ट में आओ। ठीक है, तो ये कैसे लगा, ये इस ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के बीच में क्या है, कांटेक्ट किया हुआ है, कांटेक्ट है, टच में है, फिजिकल टच में है, तभी तो लगा। अगर मान लो इसको उठा लिया, अगर मान लो ये सरफेस को हमने उठा लिया, क्या अब इसको खींचेंगे तो क्या फ्रिक्शन इसको लगेगा, तब नहीं लगेगा। तब कहोगे सर इसमें फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा है। अब ये टच में है ही नहीं, कांटेक्ट है ही नहीं, कांटेक्ट में नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, नोट कर लोगे। तो फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, अपोजिंग फोर्स भी कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को अपोजिंग फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स को हम कहते हैं अपोजिंग फोर्स, क्योंकि हमेशा क्या करता है ना, बॉडी के मोशन को अपोज करता है, बॉडी के मूवमेंट को अपोज करता है। ठीक है, इसको लिख लोगे यहां पर, फ्रिक्शनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स is also known as opposing force। ठीक है, इसको लिखो, तो नोट करो जल्दी से इसको। कर लिया। अब देखो, स्प्रिंग भी क्या होता है, स्प्रिंग भी कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में ही आता है। स्प्रिंग फोर्स का जो, स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है ना, वो भी क्या होता है, एक कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। देखो कैसे, स्प्रिंग तुम सबने देखा होगा, कुछ इस टाइप का स्प्रिंग होता है। ठीक है, ये स्प्रिंग होता है कुछ इस टाइप का। ठीक, ये इस टाइप का स्प्रिंग होता है। इसको देखो, इसको उल्टा लेता हूँ मैं, नहीं उल्टेगा ये तो, नहीं हुआ, नहीं होगा। ठीक, ये स्प्रिंग फोर्स है। अब देखो, इसको अगर हम चाहते हैं भाई कि इसकी लंबाई बढ़ा ले, इसकी लेंथ को बढ़ा ले, या हम चाहते हैं भैया इसकी लेंथ को कम कर ले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या इसको छूना पड़ेगा, क्या इसको टच करना पड़ेगा, या ऐसे ही देखोगे तुम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, इधर की तरफ, इधर की तरफ, ये इधर की तरफ क्या होगा, फोर्स लगाना होगा, और इधर की तरफ भी फोर्स लगाना होगा। या नहीं तो एक एंड को क्या करो, फिक्स कर दो किसी वॉल में, फिक्स कर दो, और इधर से खींचोगे तो क्या होगा, ये इलोंगेट हो जाएगा इधर की तरफ, या फिर इधर से भी खींचोगे इधर की तरफ भी इलोंगेट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। हमारा यही तो मकसद था, इसकी लेंथ को इंक्रीज करना, और लेंथ इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पकड़ना पड़ेगा, इसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसको कांटेक्ट फोर्स। ठीक, आगे इतने बात समझ में। चलो आगे बात करते हैं। अब है टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स में एक टेंशन फोर्स। ये अब कहोगे सर ये टेंशन, टेंशन तो हम हमें होता रहता है, हमेशा टेंशन में ना कपार खुजाते रहते हैं। भैया वो टेंशन वो अलग है,
वो अलग टाइप का टेंशन है, वो टेंशन वाला टेंशन है जो घर में होता रहता है छोटी छोटी बातों पे। और ये टेंशन फोर्स है जो सिर्फ स्ट्रिंग्स में आता है, स्ट्रिंग्स में। और तुमको जो तुम कहते हो ना रस्सी, रस्सी में आता है। ये सब क्या होता है, टेंशन फोर्स होता है। तो होता क्या है देखो, ये सेकेंड टाइप ऑफ क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। सेकेंड टाइप क्या है इसका, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, ये भी क्या है, एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये होता क्या है, देखो, अ फोर्स, अ फोर्स transmitted, a force transmitted through a wire, a wire or a rope, a wire or a rope or a string from opposite ends is known as a tension force। रुको। हम्म, अब देखो, ये टेंशन फोर्स क्या होता है, क्या कह रहा है, a force transmitted through a wire, rope or a string from opposite ends is known as टेंशन फोर्स। जैसे देखो, कभी कुएं से पानी निकाले हो, निकाले हो, कैसे निकालते हैं कुएं से पानी, ये इधर से मान लो कोई खींच रहा है इसको। ये क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहा है। अब ये जो खींचेगा, ये जब खींचेगा इसको, तो बताओ किसको खींचेगा, हमें क्या, हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है इस ब्लॉक को खींचना, ऊपर उठाना। तो इस ब्लॉक को हम डायरेक्ट अपने हाथ से खींच रहे हैं क्या, रस्सी के द्वारा। ये जो रस्सी लगा हुआ है, हम इस रस्सी पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। और ये रस्सी किससे कनेक्टेड है, इस ब्लॉक से। ठीक है, तो हम डायरेक्ट तो नहीं फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन किसके जरिए लगा रहे हैं, एक स्ट्रिंग है, ये क्या है, इसको हम कहते हैं वायर कह सकते हो, रोप कह सकते हो, स्ट्रिंग कह सकते हो। ठीक है, ये क्या है, एक रोप है, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्सी भी कह सकते हो। ठीक है, ये रस्सी होता है इसको। तो इसके जरिए क्या होता है, हम फोर्स लगा के इसको ऊपर की तरफ खींच लेते हैं।
तो इसमें आता क्या है, इसमें आता है भाई टेंशन पी। इसमें क्या आएगा, इधर की तरफ क्या लगेगा, पी लगेगा, टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि हमने ऐसे फोर्स लगा के खींचा है, तो फोर्स लगाने से क्या आया, इसमें टेंशन पैदा होगा, और यही टेंशन फोर्स कहलाता है। दोनों एंड्स पर क्या होता है, टेंशन लगता है। ठीक है, दोनों एंड्स पर टेंशन फोर्स लगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दोनों एंड्स पे ही, इसके बीच में सभी जगह क्या होगा, सेम टेंशन फोर्स लगेगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है। तो एक ही स्ट्रिंग में अगर यहाँ पर टी टेंशन लग रहा है ना, तो सब जगह क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, लिख लियो इसको, फिगर बना लो। तो चलो अब आगे देखते हैं। आगे है नॉर्मल फोर्स। ये क्या है, तीसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप है कॉन्टैक्ट फोर्स का, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। अब ये नॉर्मल फोर्स, क्या नॉर्मल का नाम कभी सुना है, नॉर्मल का नाम सुना है। एक मूड होता है, नॉर्मल मूड में है, वो वाला नॉर्मल नहीं है। एट्थ में पढ़ा, वो रिफ्लेक्शन, वहां पर कुछ नॉर्मल होता था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब पढ़ते हैं तो वहां पे एक नॉर्मल होता है, इस टाइप का तुमने पढ़ा होगा। ये, इसको क्या कहते थे, नॉर्मल। इसको नॉर्मल क्यों कहते थे, इसको नॉर्मल क्यों कहते थे, इसको नॉर्मल इसीलिए कहते थे क्योंकि इस सरफेस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाता था। ठीक है, नॉर्मल हमेशा क्या होता था, उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होता था। तो कोई भी चीज अगर किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल बना के है ना, तो वो क्या है, नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, ये होता है नॉर्मल। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखोगे, तो डेफिनेशन लिखो, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस, force acting perpendicular to any surface is known as normal force। normal force, force acting perpendicular to any surface is known as normal force। जैसे देखो यहाँ पर है, यहाँ एक कोई सरफेस है, कोई भी सरफेस है मान लो, इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट हमें, ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, मास की वजह से कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसका वेट होता है, तो वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है। और ये जिस सरफेस के कांटेक्ट में है, ये सरफेस क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाने को देगा। ठीक है, और यही फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, इस सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसीलिए क्या होता है, इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ठीक, जैसे देखो, जैसे देखो, मान लो कोई ऐसा एक सरफेस है, एक कोई ऐसा सरफेस है,
ये कोई सरफेस है, इस पर हमने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट डाला, ऑब्जेक्ट डाला, अब इस पर नॉर्मल फोर्स किधर की तरफ लगेगा। अब नॉर्मल फोर्स कहता क्या है, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस, यहाँ पर ये भी लिख सकता था बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इस पर नॉर्मल फोर्स किधर की तरफ लगेगा, कुछ आइडिया है। अब ये तो एक कोई सरफेस है, मान लो ऐसा कुछ था, ये ऐसा कुछ था। अब ये इसका mg लगेगा, mg नीचे की तरफ हमेशा लगेगा, इसका जो मास है, मास तो हमेशा इधर की तरफ लगेगा। ये इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, ये जो सरफेस इस पे इस तरह से पड़ा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये इस पर टिका हुआ तो रहेगा कुछ देर, जब इस पे फ्रिक्शन होगा मान लो, टिका हुआ तो रहेगा, या नहीं भी होगा फ्रिक्शन, फिर भी क्या होगा, ये इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, ये क्या है, सरफेस है, इस सरफेस पर कुछ तो फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन वो फोर्स क्या होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स इस पर लगेगा, वो किधर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगा, ठीक है। और ये हमेशा क्या करेगा, इस सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो क्या हो गई, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, ठीक। आगे बात समझ में, वैसे ही उसको भी लिख लेना, बना लेना, और ये भी बना लेना, दोनों क्या है, नॉर्मल फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं। बारिश हो ही रही है। अब देखो, अगर मैं अभी, जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मेरे ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है क्या, लगा रहा है, ये सरफेस मेरे ऊपर लगाएगा, क्या मैं इस पर लगा रहा हूँ, मैं भी लगा रहा हूँ, दोनों, मैं इस पे खड़ा हूँ तो मैं तो, मेरा mg तो इस पे लग रहा है, mg लग रहा है ना, तो जितना फोर्स मैं इस पे लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वो भी लगा रहा है, सरफेस भी लगा रहा है मेरे ऊपर, वो भी सीधे। अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं, मान लो ऐसे टेढ़ा हो गया, तो क्या होगा, फिर भी वो क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा, जितना उसका रिजल्टेंट जाता है ना, रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। जैसे अभी ये देखो, ये 90 डिग्री पे इधर की तरफ लग रहा है, ये mg नीचे की तरफ है, तुम कहोगे सर इसका, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, इसका एक कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट होता है, मान लो ये 30 डिग्री, ये थीटा डिग्री पे होगा ना, ये इधर की तरफ इसका mg बनेगा, इधर की तरफ इसका mg बनेगा, mg cos थीटा, और इधर बनता है mg sin थीटा, ठीक है। इसका कंपोनेंट टूट के आता है, ठीक है, कंपोनेंट इसका टूट जाता है, तो दोनों क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन वाला हो गया, ठीक। तो इस पे ज़्यादा भी तुम्हें फोकस करना नहीं है, वो 11th में जब पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर तुमको अच्छे से पता चल जाएगा। तो इतना समझ में आया। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, हमेशा किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर लगने वाला जो फोर्स होता है वही नॉर्मल फोर्स होता है। ये फोटो बना लो और इसको लिख लेना ना, ये नॉर्मल फोर्स एक्टिंग, देखो ये कौन सा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स
एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द टेबल, ये टेबल इस पर ऊपर की तरफ लगा रहा है और ये ऑब्जेक्ट नीचे की जो तरफ लगाएगा, mg जो लगाएगा, तो वो क्या होगा, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द टेबल बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लगाएगा नीचे की तरफ इस टेबल पर और ये टेबल भी उसको ऊपर की तरफ लगाएगा। दोनों चीजें लिख लो। हो गया। अब चलो, अब है टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स हमने देख लिया, अब है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बारी। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब सीधे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट नहीं होता है ऑब्जेक्ट का। यहाँ फोर्स लगने के लिए ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन जरूरी नहीं होता यहाँ पर। ये क्या होता है, नॉन फिजिकल इंटरेक्शन होता है यहाँ पर, बिना कॉन्टैक्ट के ही फोर्स लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है? फोर्स which can act between two bodies when one body is not in contact with another body. Such a force is are known as non-contact forces. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को इंटरेक्ट करने की ये फिजिकल इंटरेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये यहाँ पर एक्ट बिटवीन टू बॉडीज व्हेन वन बॉडी इज नॉट नॉट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर बॉडी। तो यहाँ पर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिना कांटेक्ट के ही फोर्स लग जाता है। इसी टाइप के फोर्स को क्या कहेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। वो होता क्या है, क्या होता है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स? तो कितने टाइप के होते हैं? होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स। उसके बाद बताओ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये सब क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं। अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या कभी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में आता है? जैसे तुमने पढ़ा, सब जानते हैं कि अगर हमने इसको अभी यहाँ छोड़ा तो ये हमेशा किधर की तरफ जाएगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्यों चला जाता है? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगता है और ये खींच के ले जाता है अपनी तरफ। ठीक है, तो इसको छोड़, अभी तो हमने पकड़ा हुआ है, अभी हमने इसको कांटेक्ट फोर्स से पकड़ा हुआ है, मस्कुलर फोर्स से पकड़ा हुआ है। जैसे छोड़ा ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा गिरेगा धड़ाम से। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इसको खींच लेगा, बिना रस्सी के, बिना स्ट्रिंग के, बिना किसी चीज के ये क्या करता है, खींच लेता है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का टाइप है। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स आता है, वो भी क्या होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्सेस में भी वही चीज है। दो मैग्नेट के साथ तुमने खेला होगा, मैग्नेट को देखते हो कभी कभी क्या होता है, अट्रैक्शन कर लेता है, अट्रैक्ट हो जाता है। कभी तुम उसको चिपकाने की कोशिश करो, चिपकेगा ही नहीं, हमेशा उसको दूर भगाने की कोशिश करता है।
लिख लो इसको, फिर आगे हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला चैप्टर तो ग्रेविटी ही है ना, तो ग्रेविटी में हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी खाली टाइप है तो जान ले। पहला देखो अब ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो दो मासेस है, दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ठीक। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है, जो न्यूटन साहब ने दिया था? वो क्या कहता है? F = 3 m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। इसकी डेफिनेशन वगैरह की बात अगले वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर m1 क्या होता है? m1 होता है मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 मास ऑफ सेकेंड बॉडी, और r सेपरेशन बिटवीन them। हाँ, सेपरेशन या डिस्टेंस, दोनों मासेस के बीच का जो सेपरेशन होता है, डिस्टेंस होता है, वही है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की एक खास बात क्या है कि ये हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह नहीं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। ये हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। अब अगला है
दूसरा कौन सा, ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। मैग्नेट्स के बीच में भी क्या होता है, फोर्सेस लगता है ना। जैसे ये दो मैग्नेट्स हैं, ये दो मैग्नेट्स हैं। ऐसे देखो, ये क्या है, दो अपोजिट पोल्स है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल और वो साउथ पोल। दो अपोजिट पोल्स है, और यहाँ पर क्या है, दोनों पोल्स क्या है, लाइक पोल्स है, और वहां पर अपोजिट है। तो अपोजिट पोल्स हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट पोल्स हो या अपोजिट चार्जेज हो, अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट और या सेम चार्ज हो या सेम पोल्स हो, हमेशा क्या करेगा, रिपेल ही करेगा। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है अभी, अट्रैक्शन हो रहा है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पर क्या है, अपोजिट पोल्स है या सेम पोल्स है, सेम पोल्स क्या करेगा फिर, रिपेल करेगा। ये दोनों को, ये इसको इधर की तरफ भगाएगा और ये इसको इधर की तरफ भगाएगा, ये इसको इधर की तरफ भगाएगा, ये इधर की तरफ भगाएगा। तो अपोजिट पोल्स तो अट्रैक्शन किया, लेकिन सेम पोल्स, each other. Same pole magnets are always repels each other. बना लिए हो। हो गया। अब है अगला, तीसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स
ये भी क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे देखो, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों में क्या होगा, फोर्स लगेगा है। कंडीशन क्या होता है पता है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने का? इसका एक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है। ठीक है, जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ का भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। एक लिमिट होता है कि भाई इतनी दूर तक इसका फोर्स काम करेगा, इससे अगर बाहर गया ना तो फोर्स नहीं लगेगा। जैसे हम अपने अर्थ के लगभग 1000 किलोमीटर अगर ऊपर चले जाते हैं, उससे ऊपर चले जाते हैं ना, तो हमारे ऊपर अर्थ का कोई भी ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगेगा, वो उसका फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, वो कहाँ पहुंच जाता है फिर, स्पेस में चला जाता है, वहां कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगता है और वहां हमारा वेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यही ना होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसको कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होता है, एक इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है। जैसे मान लो इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी यहाँ तक था, ठीक है, यहीं तक इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था। और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ नहीं है, यहाँ करता हूँ, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आया और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ तक है। अब बताओ, इस पे फोर्स लगेगा क्या? अभी तो नहीं लगेगा। अभी भले ये क्या है, पास में है, लेकिन अभी इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में नहीं आया है। जैसे ये फील्ड में आएगा ना, तब क्या होगा, फोर्स लगेगा, तब फोर्स लगेगा, ऐसे नहीं लगता है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, इसको इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा लेकिन नॉन फिजिकली, नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, इससे कांटेक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन जैसे इसके फील्ड में आएगा ना, तो वो इसको खदेड़ देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, खदेड़ देगा। वहीं अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, जैसे इसके फील्ड में आएगा तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, इसको करेगा ना, अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे मान लो अब ये क्या हो गया, इसका फील्ड बड़ा हो गया, अब इसका फील्ड बड़ा हो गया, मान लो ये है और इसका फील्ड बड़ा हो गया, अब इसके कांटेक्ट में आ गया। अब ये क्या करेगा, इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हो या मैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, सब क्या हो, सबके सब क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बशर्ते तब तक जब तक उसके फील्ड में ना जाओ। फील्ड में जाओगे तभी फोर्स लगेगा, फील्ड के बाहर हो तो फोर्स नहीं लगेगा। जैसे तुमने सुना होगा, किसी का इलाका होता है, ये मेरा इलाका, ये तुम्हारा इलाका, अगर तुम उसके इलाके में जाओगे तभी तो वो तुम पर हमला करेगा। अगर तुम उसके इलाके में नहीं गए तो हमला करेगा कोई? नहीं करेगा। तो वही चीज यहाँ भी है, जब तुम इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आ जाओगे तब तुम पे ये फोर्स लगाएगा, नहीं तो तुम कितना भी दिन रह लो, तुम पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ भी वही सेम चीज होता है, सेम चार्जेस रिपेल्स each other, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव करो, कुछ भी करो, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको यहाँ पे बना देता हूँ, रुक जा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। सेम चार्जेस repels each other, opposite charges attracts each other। ये क्या, ये तो सेम वाला था।
हो गया। ये GIF तुमको नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखो होता क्या है ना, एक ये मगरमच्छ था। मगरमच्छ को एक रूम में बंद कर दिया और उसमें ढेर सारे बैलून्स वहां पर रख दिया। ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, बैलून्स इसके पूरे शरीर में चिपक गया। बताओ क्यों चिपका। चार्ज। जैसे उसके बॉडी से क्या हुआ, ये टच होता था बैलून, तो अब क्या होगा, बैलून चार्ज हो गया। चार्ज होने के कारण से क्या चार्ज आया, अब ये भी चार्ज है, तो दोनों में क्या अट्रैक्शन, अपोजिट चार्जेज आ गया दोनों पे, तो ये अट्रैक्शन हो गया। जैसे तुमने ये चीज पढ़ा होगा, कॉम्ब करते हो ना बाल को, कॉम्ब करने के बाद अगर छोटे छोटे कागज के टुकड़े को चिपकाने की कोशिश करो, चिपक जाता है ना। तो क्या क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कॉम्ब पे चार्ज आ जाता है। चार्ज आता है जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव फोर्स लग जाता है। अब है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस और अनबैलेंस पहले बताया था क्या, नहीं बताया था। थोड़ा थोड़ा बताया था, बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है, पिछले वाले लेक्चर में बताया था। अब देखो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का एक कंडीशन होता है। ठीक है। जब बहुत सारे फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पर लग रहा होता है और इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है ना, तब वो बैलेंस फोर्स का कंडीशन होता है। और अगर एक ही ऑब्जेक्ट पर ढेर सारे फोर्सेस अनइक्वल अमाउंट में लगे अलग अलग डायरेक्शंस में, तब वो अनबैलेंस फोर्सेस का कंडीशन होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस को देख लेते हैं क्या होता है, ये कंडीशन क्या होता है अभी पता चलेगा। बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है और इधर भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया। दोनों पर हम क्या करेंगे ना, फोर्स लगाएंगे। दोनों पर फोर्स लगाएंगे। इधर की तरफ F1 लगा दिया, F2 लगा दिया, F3, F4। इसकी वैल्यू है 20 न्यूटन। इसकी वैल्यू है 20 नहीं, 50 न्यूटन। इसकी वैल्यू दे देता हूँ 10 न्यूटन। और इसकी F4 की जो वैल्यू है 60 न्यूटन है। ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या ये बैलेंस फोर्स का कंडीशन है, क्या इस पे बैलेंस फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। देखो कैसे। अब देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शंस में लग रहा होता है, तब हम क्या करते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, या एफ नेट कहते हैं, नेट फोर्स निकाल लेते हैं। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम क्या करते हैं डायरेक्शन के हिसाब से ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो तो एक डायरेक्शन को हम फिक्स मान लेते हैं और दूसरे डायरेक्शन को अपोजिट में मानेंगे। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस हमने पॉजिटिव लिए और इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को नेगेटिव लिया। ठीक। तो अब इधर वाले फोर्सेस क्या होगा, ऐड होगा, तो इधर वाला फोर्स क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एफ नेट तुमने 8th में भी पढ़ा होगा कैसे निकालते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और सेम डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर अगर एफ नेट देखो, एफ नेट देखोगे तो क्या होगा, इधर तो हमने पॉजिटिव माना है ना, तो क्या लिखोगे, F1 प्लस F2 अब इधर वाले फोर्सेस को तो निगेटिव मानना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो क्या होगा, F3 - F4 हो जाएगा। अब ऐड करो इसको। ये क्या है, F1 क्या है, 20 न्यूटन है। ये क्या है,
50 न्यूटन है, माइनस 10 न्यूटन, माइनस 60 न्यूटन। अब ये टोटल अगर तुम इसको जोड़ के घटा दोगे तो कितना मिलेगा? 70 न्यूटन माइनस 70 न्यूटन। क्या मिला तुमको? 0 न्यूटन। ठीक है, तो यहां पर नेट फोर्स क्या आया? 0। एफ नेट कितना आया है? 0 आया। अब इस 0 का मतलब क्या हुआ? अब मुझे ये बताओ, अगर इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 है तो क्या ये रेस्ट में होगा? क्या ये मोशन में हो सकता है? ग्रेविटी लग रहा है तो उस ये नॉर्मल फोर्स भी तो लगाएगा ऊपर की तरफ, वो तो वहां पे बैलेंस हो गया ना। जैसे मान लो यहाँ पर कोई किसी सरफेस पे ये होता, ये इसका mg लगेगा नीचे, तो उतना ही क्या करेगा, ये नॉर्मल फोर्स भी तो लगाएगा। ये तो इसको बैलेंस कर दे रहा है, इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं मोशन को। मोशन के लिए कौन जिम्मेदार होगा? जो ये हॉरिजेंटल फोर्स लगेगा। अगर ये हॉरिजेंटल एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मोशन होगा। और वो लग क्या सा रहा है? बैलेंस बैलेंस फोर्स है। तो क्या इस बैलेंस फोर्स की वजह से इसमें मोशन होगा? अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ठीक है, अगर वो रेस्ट में है और बैलेंस फोर्स एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स लग रहा है तो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, या अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है और उस पर हमने बैलेंस फोर्स लगा दी तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। नेट फोर्स 0 है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा वो। आगे बात समझ में? ठीक है, और वहां पर है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स देखो क्या होता है। अनबैलेंस फोर्स में मान लो हमने इधर की तरफ लगा दी F1 इक्वल टू 50 न्यूटन, F2 इक्वल टू 30 न्यूटन, इधर F3 इक्वल टू 60 न्यूटन, F4 इक्वल टू 30 न्यूटन है। ठीक, ये F4 है, 30 न्यूटन है। अब इस पे बताओ नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स निकालने के लिए हम वही काम करेंगे फिर से। एफ नेट कितना होगा? F1 प्लस F2 माइनस F3 माइनस F4। F1 कितना है? 50 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन माइनस 60 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन। अब टोटल ऐड करके आया 80 न्यूटन और उसको ऐड करके आया 90 न्यूटन। अब ये कितना आया? माइनस का 10 न्यूटन आया। अब तो इस पर क्या हुआ? फोर्स आया, नेट फोर्स आया, नेगेटिव आया, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव फोर्स आने का मतलब क्या हुआ? ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, जिधर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उधर ही क्या होगा? इसका मोशन होगा। ठीक है, अगर मान लो तो अगर ये मान लो कि नेट फोर्स पॉजिटिव आता, पॉजिटिव आने का मतलब हमने तो उधर डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, तो वो बॉडी क्या क्या होगा? उधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स अगर 0 हो तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। और अगर नेट फोर्स कुछ ना कुछ आ रहा हो, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में आए या नेगेटिव डायरेक्शन में आए, तो वो क्या होगा? अनबैलेंस फोर्स लगेगा। और अनबैलेंस फोर्स क्या करेगा? उसको एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स क्या करेगा? उसको एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो वहीं पर क्या होगा? अनबैलेंस फोर्स आएगा। ये समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं क्या कह रहा था। ये है अनबैलेंस फोर्स के बीच में और बैलेंस फोर्स के बीच में डिफरेंसेस। ये क्या कहता है? टू इक्वल साइज फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल साइज फोर्स मतलब क्या?
इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहा होगा तो क्या होगा, बैलेंस फोर्स होगा। टू अनइक्वल साइड फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एदर इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन। जैसे सेम या अपोजिट डायरेक्शंस का मतलब क्या है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, सेम डायरेक्शन में लगा दो 10 न्यूटन और इधर की डायरेक्शन में 20 न्यूटन, तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं लग रहा है। तो ये भी क्या है, अनबैलेंस फोर्स का कंडीशन है। अगर मान लो इधर लगा दिया हमने 5 न्यूटन, अभी भी क्या है, अनबैलेंस फोर्स का कंडीशन है, उधर की तरफ ज्यादा इधर की तरफ कम लग रहा है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस है। उसके बाद डज नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि मास किसी का जीरो होता नहीं है। बताया था पहली क्लास में, अगर क्या हो, फोर्स इक्वल टू जीरो, एम ए इक्वल टू क्या होगा फिर, जीरो, और मास तो किसी का जीरो होता नहीं है, तो होना क्या है, एक्सेलरेशन को जीरो होना पड़ता है। यहाँ पर क्या बताया था, एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो हम ये भी कह सकते हैं भाई अनबैलेंस नहीं, बैलेंस फोर्स लग रहा है। ठीक, तो प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेट करेगा या डिसेलरेट करेगा। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल, इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में लगते हैं। मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल, यहाँ पर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता है। पुशिंग अ वॉल, कप, अ कप ऑन अ ट्रे ईटीसी, ये क्या है, बैलेंस फोर्स के एग्जाम्पल है। अगर हमने वाल को पुश किया इस तरह से, तो क्या वाल कहीं मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है। जितना फोर्स हमने वाल पे लगा उतना फोर्स हमें भी लगा के रखा है, मोशन तो हुआ नहीं इसका। हम दोनों के दोनों क्या है, वही जगह है, चेंज तो नहीं आया, तो ये क्या है, बैलेंस फोर्स है। हैमरिंग, किकिंग अ बॉल, इट इज, ये सब क्या अनबैलेंस फोर्सेस के कंडीशन होते हैं। अगर हम हैमरिंग करते हैं उससे क्या होगा, हमने ज्यादा फोर्स लगाया तो क्या होगा, पत्थर पे मारा पत्थर टूटेगा। हाँ, तो वहां पर क्या अनबैलेंस फोर्स लगा। किक करेंगे बॉल को तो बॉल पहले रेस्ट में था, वो मोशन में आ जाएगा। ठीक, ये सब क्या है, अनबैलेंस फोर्सेस के कंडीशन है। इसको लिखोगे। और कितना बाकी है, इनर्सिया, टाइम तो ज्यादा हो गया, इनर्सिया छोड़ना पड़ेगा है। तो इसके बाद कुछ चीजें बचा हुआ है जो इसी को हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, इनर्शिया कुछ तुम लोग पढ़ के आ जाना, अगली क्लास में इनर्शिया के बारे में बात करेंगे, जो बहुत अच्छा टॉपिक है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से समझने में मदद करेगा। ठीक है, तो अगली क्लास में इसको कर लेंगे।